हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ रमन। आज हम करेंगे क्लास 9th की साइंस का 5th चैप्टर का 4th पार्ट। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट मैं इसका ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर सजेशन बॉक्स में सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। इसमें अब हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या होता है? व्हेन वी लुक एट द टेम्परेरी माउंट्स ऑफ अनियन पील एंड ह्यूमन चीक सेल्स। ठीक है, ह्यूमन चीक सेल्स जो होते हैं, जो अनियन पील होता है, उनके अगर हम टेम्परेरी माउंट्स को चेक करेंगे तो उसमें हमें क्या दिखेगा? वी कैन सी लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल इनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो हर सेल का जो सेल होता है उसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन, ये लास्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी जिसको बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन होता है, तो इसका बहुत सारा हिस्सा जो ये वाला हिस्सा होता है ये सेल मेम्ब्रेन से इनक्लोज होता है। ठीक है जी, तो दिस रीजन टेक्स अप वेरी लिटल स्ट्रेन। ठीक है, जो ये रीजन होता है इसमें बहुत हल्का सा धब्बा सा होता है, बहुत स्ट्रेन सा होता है। इट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो बेसिकली जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है और ये सेल का मेम्ब्रेन है। ठीक है जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बीच का जो ये वाला एरिया होता है, इसमें जो फ्लूइड वगैरह होता है, फ्लूइड कंटेंट होता है इसमें, इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, इस एरिया को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है जी, तो इट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है जी, मैंने आपको अभी भी समझाया है कि ये सेल का न्यूक्लियस है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके अंदर जो यहाँ पर फ्लूइड कंटेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है जी, जो ये एरिया होता है इसके अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स भी होती हैं, इस तरह की काफ़ी सारी अलग अलग शेप की सेल ऑर्गेनेल्स बनी होती हैं इसके अंदर। ठीक है, ईच ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। और जो वो सारी ऑर्गेनेल्स होती हैं उनका अलग अलग फंक्शन होता है सेल के लिए, वो अलग अलग काम करती हैं। ठीक है जी, तो आपको साइटोप्लाज्म का पता चल गया होगा अब कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होता है और उसके बाद जो सेल बना होता है, ऐसे ये सपोज कर लो सेल है। ठीक है, जो ये सेल बना होता है, इस सेल के जो ये वाला एरिया होता है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स भी बनी होती हैं जो सेल के लिए अलग अलग तरह का काम करती हैं। इन ऑर्गेनेल्स के बारे में भी अब हम आगे इस चैप्टर में रीड करेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स आर इनक्लोज्ड बाय द मेम्ब्रेन्स। ठीक है, जो सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं, जैसे न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होता है, सेल का मेम्ब्रेन होता है, उसी तरह जो सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं, यहाँ पर अलग अलग तरह की सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं, उनके भी अलग अलग अपने मेम्ब्रेन्स होते हैं। इन प्रोकैरियोट्स, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनके न्यूक्लियस का कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। ठीक है जी, बेसिकली सारे सेल्स जो होते हैं उनके न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन भी होता है और सेल्स का अपना भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। बट प्रोकैरियोट्स वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके न्यूक्लियस का कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। तो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन ना होने की वजह से क्या होता है? एब्सेंस ऑफ अ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन नहीं है, उनको उसको संभालने वाला मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो उसका जो न्यूक्लियर का रीजन होगा वो भी डिफाइंड नहीं होता, वो भी बिखरा हुआ होता है। द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स और ऑल्सो एब्सेंट। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में जिनमें प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनमें न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन भी नहीं होता, उन मेम्ब्रेन्स में जो ऑर्गेनेल्स बनी होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, उन ऑर्गेनेल्स का भी मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, उन ऑर्गेनेल्स का मेम्ब्रेन भी नहीं होता। ना ही न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होता है और ना ही जो ऑर्गेनेल्स होती हैं बाहर उनके मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है जी, प्रोकैरियोट्स में। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनमें क्या होता है? न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन भी होता है और जो ऑर्गेनेल्स होती हैं उनके भी अलग अलग अपने मेम्ब्रेन्स होते हैं। ठीक है जी, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसकी एक एग्जाम्पल आपको मैंने लास्ट में भी दी थी, लास्ट वीडियो में भी, कि बैक्टीरियाज होते हैं जिनका मेम्ब्रेन नहीं होता। तो बैक्टीरिया इज अ बेसिकली अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, तो सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ वायरसेस। तो मेम्ब्रेन्स जो है इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी हम एक एग्जांपल से पता कर सकते हैं कि वायरसेस के एग्जांपल से। ठीक है जी, वायरसेस के एग्जांपल से हम पता कर सकते हैं कि मेम्ब्रेन्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। वायरसेस जो होते हैं वो, उनमें लाइफ की कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती। ठीक है, जैसे मोस्टली हमने सेल्स में पढ़ा है कि सेल्स जो होते हैं वो मतलब अपने अंदर फूड इन्गल्फ करते हैं, खाते भी हैं फूड को। ठीक है, जो वेस्टेज होती है उसको बाहर निकालते हैं। तो ये सब जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स लाइफ के होते हैं। ठीक है जी, और ये हर सेल्स में होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन्स होते हैं। तो वायरसेस जो होते हैं जो उनमें मेम्ब्रेन्स एब्सेंट होते हैं, और उनमें मेम्ब्रेन्स एब्सेंट होने की वजह से क्या होता है? लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स भी उनमें शो नहीं होते। ठीक है, कब तक नहीं शो होते? जब तक, अंटिल दे एंटर अ लिविंग बॉडी, जब तक वो किसी लिविंग बॉडी में एंटर नहीं कर जाते वायरसेस। जब कोई वायरस लिविंग बॉडी में एंटर कर जाता है तो क्या होता है? जो लिविंग बॉडी के सेल मशीनरी होती है, लिविंग बॉडी के सेल्स का जो काम करने का प्रोसेस होता है, वो उनको वायरसेस जो होते हैं वो अपने लिए यूज़ करना शुरू कर देते हैं। मतलब सेल बॉडी में जैसे उनका मैकेनिज्म है, सेल्स का जो काम करने का तरीका है, जैसे सेल्स जो कुछ भी करते हैं बॉडी को चलाने के लिए, जो वायरसेस होते हैं उन सेल्स का यूज़ अपने अपने खुद को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, अब इसके बाद उन्होंने हमें दिए हुए हैं सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ईच सेल हैज़ ए मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ऑन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। हर सेल का क्या होता है? एक मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो उसको उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करता है, उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग करता है। ठीक है जी, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें लार्ज और कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर जो फंक्शन होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेट होता है और उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इन ऑर्गेनिजम्स को बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं और स्ट्रक्चर को, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है इनका। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एक तरह से।
उसमें बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सेल्स हैं और बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। क्यों होती हैं? हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इंटरनल ऑर्गन्स है जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बने हुए हैं और फंक्शंस वगैरह जो होते हैं हमारी बॉडी के, उन सभी को जो सेल्स करते कॉम्प्लेक्स सेल्स करते हैं, उनमें जो केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी जो होती हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, वो उनको सपोर्ट करने के लिए, हमारी ह्यूमन बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो अच्छी तरह से काम करें, उनका स्ट्रक्चर अच्छा बना रहे हमारी ह्यूमन बॉडी का, इसलिए वो सारे कॉम्प्लेक्स सेल्स जो हैं वो काम करते हैं। ठीक है जी। टू कीप दीज एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ये जो केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी बॉडी में के अंदर, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सभी एक्टिविटीज़ को अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ को एक दूसरे से अलग रखने के लिए दीज सेल्स यूज़ मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स। जो ये कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं? छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। और वो स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, उनका अलग बाहर एक मेम्ब्रेन बना होता है जो उनको उनके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग करता है। तो इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स को अलग करने वाले जो मेम्ब्रेन्स के बने हुए छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेलिस बोलते हैं। इनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलिस। जैसे मैंने आपको पीछे साइटोप्लाज्म में भी पढ़ाया था कि ऑर्गेनेलिस जो होती हैं वो जैसे न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर जो स्पेस बनी होती है इस साइटोप्लाज्म वाली स्पेस में ऑर्गेनेलिस होती हैं। और जो ऑर्गेनेलिस होती हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, उनके भी अलग अलग अपने मेम्ब्रेन्स होते हैं जो उनको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, जो बाकी का इन्वायरमेंट उससे अलग करते हैं। ठीक है जी। तो इन ऑर्गेनेलिस के बारे में हम पूरा डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। तो दिस इज़ द वन ऑफ द फीचर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है जी। कह रहे जो ये लिटल स्ट्रक्चर्स है, मेम्ब्रेन बाउंड लिटल स्ट्रक्चर्स है, ये जो इसका फीचर है यूकैरियोटिक सेल्स का, यही फीचर जो है वो इसको प्रोकैरियोटिक सेल्स से अलग करता है। ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड लिटल स्ट्रक्चर्स का जो फीचर है यूकैरियोटिक सेल्स का, वो उसे प्रोकैरियोटिक सेल्स के से अलग करता है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनेलिस आर विजिबल। जो ऑर्गेनेलिस होती हैं ये हमें सिर्फ कुछ ऑर्गेनेलिस होती हैं जो हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए ही दिखाई देती हैं। ठीक है जी। तो वी हैड टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस इन द प्रीवियस सेक्शन। न्यूक्लियस के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलिस विच वी विल डिस्कस नाउ और कुछ ऑर्गेनेलिस के नाम दिए हुए हैं इन्होंने जो इंपॉर्टेंट है। कौन सी है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। अब जो ये दी हुई है ऑर्गेनेलिस के नाम दिए हैं, उनमें से कुछ ऑर्गेनेलिस हैं जिनके डबल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है। डबल मेम्ब्रेन की मतलब कि ये ऑर्गेनेली बनी हुई है, सॉरी ये ऑर्गेनली बनी हुई है, इसका एक मेम्ब्रेन होगा और इसके ऊपर इसका डबल मेम्ब्रेन होगा, दो मेम्ब्रेन्स होंगे। वो कौन कौन सी है? एक हुआ माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। ठीक है। ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो होते हैं इनका ये डबल मेम्ब्रेन होती हैं। ठीक है। जब हम उनको आगे एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे उसमें बताएंगे ये भी। और जो सिंगल मेम्ब्रेन होती हैं वो कौन कौन सी हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस और जो लाइसोसोम्स होते हैं और वैक्यूल्स वगैरह होते हैं। वैक्यूल्स के बारे में भी हम आगे रीड करेंगे पूरा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है जी। तो जो ये वाली होती हैं, ये 3-4 ऑर्गेनेलिस होती हैं, ये होती हैं सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस। ठीक है। इनमें जो मेम्ब्रेन होता है वो सिंगल होता है, यानी कि ये ऑर्गेनेली बनी हुई है, इसका एक सिंगल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है जी। तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें दिया हुआ है आगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है जी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। ठीक है जी। काफ़ी बड़ा ये नेटवर्क होता है जिसमें काफ़ी तरह की ट्यूब्स होती हैं और शीट्स होती हैं, और इन सब का मेम्ब्रेन भी होता है, ट्यूब्स का और शीट्स का मेम्ब्रेन भी होता है। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूबुलस और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स। ठीक है। वेसिकल्स की तरह दिखते हैं, ऑब्लॉन्ग बैग्स की तरह दिखते हैं। ये इसमें बहुत बहुत लंबी लंबी ट्यूब्स की तरह होती हैं, दिखते हैं ये। ठीक है जी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की तरह ही होता है। और दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। कौन कौन से हैं दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे हम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसका सरफेस एरिया काफ़ी रफ सा होता है, ग्रेनी सा होता है, क्योंकि उसको माइक्रोस्कोप के अंडर जब आप देखोगे तो आपको रफ सा एरिया सरफेस दिखाई देगा। बिकॉज इट हैज़ पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स। उसके अंदर एक पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स होते हैं, जो कि इसके सरफेस के साथ अटैच होते हैं। ठीक है। जैसे ये मान सपोज कर लो आप कि ये क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है। सपोज कर लो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसके यहाँ पर सरफेस के साथ राइबोसोम्स अटैच होंगे। ठीक है जी। राइबोसोम्स अटैच होंगे सरफेस के साथ। तो द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स। जो राइबोसोम्स होते हैं वो हर एक्टिव सेल में होते ही होते हैं। ठीक है। और राइबोसोम्स का काम क्या होता है? और द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। ठीक है। वो मेन प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग करने में हेल्प करते हैं। और जो प्रोटीन्स को मैन्युफैक्चर करते हैं राइबोसोम्स, उसको बाद में क्या करते हैं? सेल के अलग अलग जगह पर, सेल में अलग अलग जहाँ पर नीड होती है वहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से उन प्रोटीन्स को वो सेंड करते हैं, भेजते हैं। ठीक है जी। तो इसमें क्या दिखा हुआ है कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के साथ अटैच होते हैं, और जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या काम करते हैं? वो प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, और जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं वो उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से सेल्स के अलग अलग वेरियस प्लेसेस में भेजते हैं। ठीक है। जहाँ पर उनकी ज़रूरत होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। ठीक है। जो कि सेल के फंक्शन के लिए, सेल के हर काम के लिए ज़रूरी होते हैं। कौन कौन सी सब्सटेंस ज़रूरी होते हैं? फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। उनको जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो उनको मैन्युफैक्चर करने में, बनाने में हेल्प करता है। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। जो कुछ इनमें से जो मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स बनाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाने में हेल्प करता है,
वो मॉलिक्यूल्स और जो प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं वो कुछ जो होते हैं वो सेल के मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए कि जो सेल प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं जो सेल के मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करते हैं, और जो वो सेल का मेम्ब्रेन बनाते हैं उस प्रोसेस को बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो सम ऑफ अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शंस एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, ठीक है, कुछ और लिपिड्स और कौन से होते हैं, प्रोटीन्स और लिपिड्स कौन से होते हैं, एंजाइम्स और हार्मोन्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। ऑल्सो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेरियस ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल्स, ठीक है। अलग अलग सेल्स में जो ईयर होता है उसका अपीयरेंस काफ़ी अलग अलग होता है, अलग अलग दिखता है आपको। इट ऑलवेज फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम, और वो क्या होता है, एक नेटवर्क का सिस्टम बनाता है। मतलब क्या होता है इसका कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एक दूसरे के साथ अलग अलग चीज़ों के साथ अलग अलग ऑर्गेनेल्स के साथ अटैच होता है। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो राइबोसोम्स के साथ अटैच होगा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आगे जाके ऐसे इस तरह बना होगा, और उसके ऊपर जैसे गोल्गी अपैरेटस बने होंगे जिसके बारे में अब हम आगे नेक्स्ट पैसेज में पढ़ेंगे, ठीक है, वो बने होंगे। और फिर उसके बाद उसके मतलब लाइसोसोम्स होंगे। तो मेनली ये सारा मिलके जो क्या बना रहा है, एक वो बना रहा है, सिस्टम बना रहा है, नेटवर्क सिस्टम बना रहा है। तो ईआर जो होता है वो मेनली सारे बाकी जो ऑर्गेनेल्स के पार्ट्स होते हैं उनके साथ मिलकर एक नेटवर्क सिस्टम बनाता है, ठीक है जी। इसके बाद इसमें दिया हुआ है कि दिस डज वन फंक्शन ऑफ द ईआर इज टू सर्व एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। तो इसका मेन एक काम क्या होता है, प्रोटीन को या और मटेरियल्स को साइटोप्लाज्म के अलग अलग रीजन्स में पहुंचाना। ईआर का मेन फंक्शन जो होता है वो होता है कि जो प्रोटीन्स वो बनाता है, ईआर के अंदर सरफेस के साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, और वो राइबोसोम्स जो प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करते हैं उनको वेरियस रीजन साइटोप्लाज्म के वेरियस रीजन तक पहुंचाने का काम क्या करता है, कौन करता है, ईआर करता है। और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, ठीक है, मैंने आपको बताया था ये न्यूक्लियस है, ये इसका सेल मेम्ब्रेन है, और ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इन दोनों में के अलग अलग पार्ट्स तक प्रोटीन्स को पहुंचाने का काम कौन करता है, ईआर करता है, ठीक है जी। तो ईआर ऑल्सो फंक्शंस एज ए साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, ठीक है। जो ईआर जो होता है वो साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क की तरह करता है, जो कि सरफेस प्रोवाइड करता है। किस चीज़ के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है, फर्स्ट फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़, ठीक है। कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको परफॉर्म करने के लिए सरफेस देता है, उनको जगह देता है बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। इन द लिवर सेल्स ऑफ ग्रुप, जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, लिवर सेल्स में होती हैं। किनके लिवर सेल्स में होती हैं, वर्टिब्रेट्स में, ठीक है। वर्टिब्रेट्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स होता है। और वर्टिब्रेट्स आपने पढ़ा होगा क्या होता है कि वो एनिमल्स का ग्रुप होता है जिनकी बैकबोन होती है और जिनमें बोन्स का एक पूरा स्केलेटन बना होता है, पूरा स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है, उनको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स है वो भी वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं, ठीक है, क्योंकि उनके हमारे अंदर भी तो स्पाइनल कोड होती है, रीढ़ की हड्डी होती है और स्केलेटन पूरा बना होता है, ठीक है। तो बेसिकली ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो होते हैं जिनका रीढ़ की हड्डी होती है जिनके अंदर, और जिनके अंदर पूरा स्केलेटन होता है, उनको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। उनके लिवर सेल्स में क्या होता है, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। वर्टिब्रेट्स के लिवर सेल्स में बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो एसईआर प्लेज अ क्रूशियल रोल। जो एसईआर है मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है किस चीज़ में, डिटॉक्सिफाइंग, यानी कि बॉडी में से पॉइजन्स को और ड्रग्स को बाहर निकालने के लिए, हमारी बॉडी के लिए जो नुकसानदायक है, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, उन चीज़ों को बॉडी से डिटॉक्सिफाई करने के लिए कौन सा रेटिकुलम हेल्प करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है जी। तो ये देखो उन्होंने नीचे इसमें आपको इमेज दिखाई हुई है, इसमें उन्होंने आपको सब कुछ दिखाया हुआ है, देखना ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया हुआ है, ये देखिए जो बने हुए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। और ये जो है कहीं कहीं पे ये देखो यहाँ पे ये न्यूक्लियस के साथ अटैच हो रखा है, ठीक है जी। ये देखो यहाँ पे न्यूक्लियस के साथ अटैच हो रखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और उसके बाद क्या है फिर इसमें ये लाइजोसोम्स भी बने हुए हैं। ये जो बाहर की तरफ है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है। उसके बाद जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इधर देखो गोल्गी अपैरेटस, ये बने हुए साइड पे गोल्गी अपैरेटस जो है इनके साथ अटैच हो रखे हैं, ठीक है जी। तो अब हम इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे गोल्गी अपैरेटस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे गोल्गी अपैरेटस के बारे में। गोल्गी अपैरेटस को फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किन्होंने किया था कैमिलो गोल्गी ने, इनके नाम पर ही फिर इसका नाम गोल्गी अपैरेटस रखा गया था, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक सिस्टम बना होता है, मेम्ब्रेन वेसिकल्स का एक सिस्टम बना होता है। वेसिकल्स क्या होती हैं, बेसिकली ऐसे फ्लैटेंड सैक्स होती हैं, ठीक है जी। सैक क्या होता है, सैक हम बोलते हैं बोरी को, और फ्लैटेंड मतलब ऐसे बिछी हुई सी बोरियाँ की तरह होता है इसका, जो कि मेम्ब्रेन के साथ घिरी हुई होती है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, फ्लैटेंड सैक्स, अरेंज्ड अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है जी। जो ये फ्लैटेंड सैक्स होती हैं, ये क्या होती हैं, फ्लैटेंड सैक्स होती हैं, ये इस तरह से एक दूसरे के पैरेलल बनी होती हैं, ठीक है जी। इस तरह से इसका कुछ होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो दीज मेम्ब्रेन्स ऑफन हैव कनेक्शंस विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ ईआर, और इनका जो गोल्गी पैरेटस के जो ये स्ट्रक्चर बना होता है, इनके साथ इनका कनेक्शन किसके साथ होता है, जैसे यहाँ पे ये ईआर है, ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ इनके मेम्ब्रेन्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं, देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है जी। इसलिए ये क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। अब मैंने आपको बताया था कि इस तरह से फ्लैटेंड सैक्स होती हैं, और फ्लैटेंड सैक्स के नीचे इस तरह यहाँ पे क्या होता है, ईआर होता है। तो देखिए बेसिकली क्या कर रहा है,
कम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम का एक पोर्शन क्रिएट कर रहा है, ठीक है जी, पूरा एक पोर्शन बना रहा है, ये सिस्टम क्रिएट कर रहा है, नेटवर्क बना रहा है, इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है कि देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ईयर, जो नीचे ईयर होता है, यहाँ पे ईयर बना होता है, जो ईयर के में जो मटेरियल सिंथेसाइज होता है, कौन कौन सा मटेरियल सिंथेसाइज होता है इसमें, जैसे फैट्स वगैरह हो गए, प्रोटीन्स वगैरह हो गए, जो यहाँ पे ईयर में जो सिंथेसाइज होते हैं उनको जो गोल्गी अपैरेटस होते हैं यहाँ पे, जो ऐसे गोल्गी अपैरेटस बने होते हैं, इनको बेसिकली क्या बोलते हैं, इनको स्टेक्स बोलते हैं, सिस्टम्स बोलते हैं इनको। ये कि मैंने आपको बताना भूल गई, ये देखिए लिखा हुआ है अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टेक्स, ठीक है। इस तरह वो स्टेक्स के में बने होते हैं पैरेलल टू ईच अदर, और इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम सिस्टम्स, ठीक है, इनको सिस्टम्स बोलते हैं। और ये नीचे यहाँ पर जो होता है वो ईआर के साथ अटैच होते हैं मेम्ब्रेन इनका, और ईआर में जो सिंथेसाइज होता है फूड, प्रोटीन और जो फैट्स वगैरह सिंथेसाइज होते हैं ईआर में, उनको पैक्ड और डिस्पैच करने का, मतलब उनको यहाँ पे पैक करने का, और उनको बाद में गोल्गी अपैरेटस जो होते हैं वो सेल के अलग अलग पार्ट में डिस्पैच करने का काम कौन करते हैं, गोल्गी अपैरेटस, ठीक है जी। इनसाइड एंड आउटसाइड, सेल के अंदर भी सेल के बाहर भी, ठीक है, वो सभी जगह पर उस मटेरियल को, उस प्रोडक्ट्स को, जो प्रोटीन्स और फैट्स हैं उनको भेजने का काम क्या करती है, गोल्गी अपैरेटस उनको भेजने का काम करती हैं। तो इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स, ठीक है। वेसिकल्स क्या होती हैं, आपको बताया था मैंने पहले भी शायद, वेसिकल्स बहुत पतली पतली सी थिन सी एक ऐसे थ्रेड की तरह पतली पतली सी वो होती हैं, स्ट्रक्चर होता है, और उसमें जो गोल्गी अपैरेटस जो है वो उसमें प्रोडक्ट्स को, जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रोटीन्स वगैरह बनाते हैं, उनको स्टोरेज करने का काम वेसिकल्स के अंदर स्टोरेज करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, उनको कम करना है, प्रोडक्ट्स को बढ़ाना है, कम करना है, और उनको पैक करने का काम जो होता है वेसिकल्स के अंदर वो कौन करता है, गोल्गी अपैरेटस करते हैं, ठीक है जी। तो गोल्गी अपैरेटस बेसिकली क्या काम करते हैं, पहला तो वो ईआर की हेल्प से वो जो बनाते हैं, ईआर ने जो फूड सिंथेसाइज किया होता है, जो प्रोटीन्स और फैट्स वगैरह बनाते हैं, उनको सेल्स के अलग अलग पार्ट्स में डिस्पैच करते हैं, उनको भेजते हैं, उनको पैक करके रखते हैं, उनको स्टोरेज करते हैं, मॉडिफाई और पैक करने का काम गोल्गी अपैरेटस करते हैं, किसमें, इन वेसिकल्स में, ठीक है जी। तो इन सम केसेस, कुछ केसेस में क्या होता है, जो गोल्गी अपैरेटस होते हैं वो कम्प्लेक्स शुगर से सिंपल शुगर को भी बनाते हैं, ठीक है। इन सम केसेस कम्प्लेक्स शुगर जो होती हैं सिंपल शुगर की हेल्प से उसको कम्प्लेक्स शुगर भी बनाते हैं। तो मेनली सब्सटेंसेज होते हैं जो सिंपली होते हैं, और उनको गोल्गी अपैरेटस जो है उनको कम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है जी। तो द गोल्गी अपैरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, ठीक है जी। जो गोल्गी अपैरेटस होते हैं वो लाइसोसोम्स को भी फॉर्मेट करने में, बनाने में हेल्प करते हैं। अभी लाइसोसोम्स क्या होते हैं, अभी हम आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में रीड करेंगे। तो इसमें आगे दिया हुआ है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, वो सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, ठीक है जी। सैक्स होती हैं, सैक लाइक वेसिकल्स होती हैं, ऐसे गोल गोल सी स्फेरिकल शेप की सैक की तरह, बोरी की तरह हम बोल सकते हैं, वेसिकल्स होती हैं। और जो ये वेसिकल्स होती हैं, ये इनका जो मेम्ब्रेन होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है जी। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि लाइसोसोम्स जो होते हैं वो सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर ही मिलते हैं, वो प्लांट सेल्स के अंदर नहीं होते। लाइसोसोम्स जो होते हैं वो सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर ही मिलते हैं। लाइसोसोम्स आर फाउंड ओनली इन एनिमल सेल्स, ठीक है जी। स्फेरिकल शेप सैक लाइक वेसिकल्स होती हैं, उनका सिंगल मेम्ब्रेन होता है। इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है जी, इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय आरईआर, ठीक है जी। जो इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं सैक के अंदर, ठीक है, वो आरईआर में बनते हैं, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, और गोल्गी अपैरेटस के थ्रू वो लाइसोसोम्स के अंदर पैक हो जाते हैं, ठीक है। जो एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो गोल्गी अपैरेटस के थ्रू वो बनते हैं, आरईआर में है, और गोल्गी अपैरेटस के थ्रू वो लाइसोसोम्स के अंदर जाके फिल हो जाते हैं, भर जाते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, ठीक है। लाइसोसोम जो है वो सेल के जो वेस्टेज होती है उसको डिस्पोज करते हैं, तो ये डिस्पोजल सिस्टम होता है सेल का, जो होता है लाइसोसोम्स के अंदर, ठीक है। दीज हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन, ये हेल्प को क्लीन करते हैं। ऑब्वियस बात है, उसके अंदर जो वेस्टेज होगी उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे लाइसोसोम्स, तो वो एक तरह से क्या करेंगे, सेल को क्लीन कर देंगे बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल। बाहर से कोई भी मटेरियल आ रहा है, जैसे फूड आ गया, कोई बैक्टीरिया वगैरह आ गया, उस फॉरेन मटेरियल को वो डाइजेस्ट करके अपने अंदर लेके उसको सेल को जो है वो क्लीन अप करते हैं, बिल्कुल साफ करते हैं। एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनेलिज एंड अप इन द लाइसोसोम्स। इसके साथ साथ क्या होता है, ओल्ड ऑर्गेनेलिज जो होती हैं, जो डेड सेल्स बोल सकते हैं, ओल्ड ऑर्गेनिज जो होती हैं, वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेलिज जो होती हैं, उनको भी जो लाइसोसोम होता है वो अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। विच ब्रेक कम्प्लेक्स सब्सटेंस इंटू सिंपलर सब्सटेंसेज, और लाइसोसोम क्या करता है, कम्प्लेक्स सब्सटेंसेज को सिंपलर सब्सटेंसेज में ब्रेक डाउन कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि इसके पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। इसके पास लाइसोसोम के अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, और उन डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ के पास इतनी कैपेसिटी होती है, इतने कैपेबल होते हैं वो कि वो और हर तरह के ऑर्गेनिक मटेरियल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ब्रेकिंग डाउन कर देते हैं और अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जब सेल का जो मेटाबॉलिज्म है वो खराब हो जाता है, फॉर एग्जांपल दी हुई है कोई, जैसे कि सपोज कर लो कोई सेल जो है वो डैमेज हो गया, खराब हो गया, ठीक है जी। तो सेल खराब हो गया तो उसके क्या होगा, जो लाइसोसोम होगा, जो ये क्या हो जाएगा, ये बर्स्ट हो जाएगा, ये फट जाएगा लाइसोसोम, ठीक है, बर्स्ट हो जाएगा, और इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे वो अपने ही सेल को क्या कर लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग्स। लाइसोसोम्स को इसलिए सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं, ठीक है जी। समझ आ गया आपको। इसमें दिया हुआ है कि जो होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म, किसी सेल, कोई सेल खराब हो गया है, डेड सेल हो गया है, तो लाइसोसोम्स के अंदर क्या होते हैं,
डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो RER में बने होते हैं, ठीक है। और गोल्गी पैरेटस के थ्रू क्या होता है, इसके गोल्गी पैरेटस के थ्रू लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो पैक हो जाते हैं, बताया था मैंने आपको। तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके अंदर पैक हो जाते हैं, जब कोई सेल डैमेज हो जाता है या कोई सेल डेड हो जाता है, तो जो ये लाइसोसोम होता है ये क्या कर जाता है, बर्स्ट कर जाता है, ये फट जाता है। और जिसको डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये बाहर जाके अपने ही सेल को अंदर अपने लेके डाइजेस्ट कर लेते हैं, खा लेते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए क्या होता है, लाइसोसोम जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। एंड इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि वाई लाइसोसोम्स आर नोन एज अ सुसाइड बैग्स। क्यों सुसाइड बैग्स बोलते हैं, क्योंकि ये अपने ही सेल को खा लेते हैं, अपने ही सेल को जब वो डेड हो जाता है तो उसको वो अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसलिए इनको सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। के बाद आगे दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, जिसको सेल का पावर हाउस बोलते हैं। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये 2 मेम्ब्रेन कवरिंग होती है, मतलब कि इसके डबल मेम्ब्रेन होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि 2 ऑर्गेनेल्स होती हैं जो कि जिनके पास डबल मेम्ब्रेन होता है। एक होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, एक होती है प्लास्टिड्स। इसके बाद हम प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो बेसिकली इस तरह का बना होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इस तरह की शेप होती है। जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, इस तरह की शेप होती है, ठीक है। और इसका डबल मेम्ब्रेन होता है। जो बाहर वाला मेम्ब्रेन होता है इसका वो बहुत ही पोरस होता है, मतलब इसमें पोर्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में पोर्स होते हैं ना छोटे छोटे से, इस तरह से आउटर मेम्ब्रेन जो होता है उसके अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, बहुत स्मूथ सा होता है। और जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो इसके अंदर डीपली फोल्डेड होता है, ठीक है। जिस तरह अंदर की तरफ ज़्यादा फोल्डेड होता है। दीज फोल्ड इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ATP, ठीक है। जो ये फोल्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, किसके लिए, फॉर ATP जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस, ठीक है जी। ATP जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि ATP जनरेट करते हैं, ठीक है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि ATP को जनरेट करते हैं। ATP क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़, ठीक है। बॉडी में लाइफ को चलाने के लिए जो जरूरी केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उन केमिकल एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो ATP के फॉर्म के अंदर होती है, ठीक है। रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। वो ATP के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में से रिलीज होती है वो एनर्जी। और उस एनर्जी का फुल फॉर्म दी हुई है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। तो ATP इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल की ये एनर्जी करेंसी है, ठीक है जी, जो कि वो यूज़ करता है फॉर द डिफरेंट केमिकल एक्टिविटीज़। द बॉडी यूज एनर्जी स्टोर्ड इन ATP। तो ATP के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, उसको बॉडी यूज़ करती है, किसके लिए यूज़ करती है, मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड मैकेनिकल वर्क, ठीक है जी। नए नए केमिकल कंपाउंड्स बनाने के लिए और अलग तरह के केमिकल वर्क्स करने के लिए बॉडी जो है वो ATP के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको यूज़ करती है। ATP क्या होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल की एनर्जी करेंसी है, और इसको क्या बोलते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल्स होती हैं वो बहुत स्ट्रेंज होती हैं। क्यों स्ट्रेंज होती हैं, क्योंकि उनके पास अपना DNA होता है, अपना राइबोसोम्स होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस तरह से बने, तो इसके अंदर अपना DNA, इनका अपना DNA होता है इस तरह का, ठीक है। और इनके अंदर अपने राइबोसोम्स बने होते हैं इस तरह से, ठीक है। ये क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। और जो ये राइबोसोम्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, हमने पीछे भी पढ़ा था, जो राइबोसोम्स होते हैं वो मेनली प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं। और उनके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास अपने ही राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए क्या होता है, ये अपना प्रोटीन खुद बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ऑन प्रोटीन्स, ठीक है। वो अपने प्रोटीन्स को खुद बनाता है क्योंकि उसके पास अपने राइबोसोम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना ही DNA होता है, ठीक है जी। इसके बाद उन्होंने हमें दिया हुआ है प्लास्टिड्स के बारे में, ठीक है। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। प्लास्टिड्स जो होते हैं प्लांट सेल्स में होते हैं। इससे पहले मैंने आपको करवाया था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो प्लांट सेल्स में भी होता है और एनिमल सेल्स में भी होता है, ठीक है जी। प्लांट सेल्स में भी और एनिमल सेल्स में भी, दोनों में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और इससे पहले जो मैंने आपको करवाया था लाइसोसोम्स, वो किसमें होते हैं, सिर्फ लाइसोसोम्स सिर्फ एनिमल सेल्स में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है वो प्लांट सेल्स में भी होता है और एनिमल सेल्स में भी होता है। इसके बाद है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो है वो प्लांट सेल्स में होते हैं सिर्फ, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, दो तरह के होते हैं प्लास्टिड्स। कौन कौन से होते हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है जी। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, जिसमें क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है जी। क्रोमोप्लास्ट होता है उसमें एक पिगमेंट्स होते हैं जिनमें के अंदर की क्लोरोफिल होता है और उनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है जी। क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट्स में, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स, ठीक है जी। ग्रीन पिगमेंट्स तो होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, इसके अलावा येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स भी होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है, एडिशन टू क्लोरोफिल। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, एक ऐसी ऑर्गेनेल्स होती हैं जिनमें की मटेरियल्स जो कि कलरलेस होती हैं, ठीक है। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो कलरलेस और वाइट प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है। तो इन विच मटेरियल्स आर स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स, ग्रैनुअल्स आर स्टोर्ड। तो ल्यूकोप्लास्ट में कौन कौन सी मटेरियल्स होते हैं स्टोर, स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स, ग्रैनुअल्स आर स्टोर्ड इन द ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है जी।
द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसका जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, अंदर की जो उसका ढांचा होता है, उसमें काफ़ी बहुत तरह की मेम्ब्रेन लेयर्स होती हैं। एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा नाम का एक मटेरियल होता है। ठीक है, उसके अंदर होती हैं क्या होती हैं उसके अंदर न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स, काफ़ी तरह की मेम्ब्रेन की लेयर्स होती हैं। ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही होता है प्लास्टिड्स भी। क्यों माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम्स अपने होते हैं, उसी तरह प्लास्टिड्स के अंदर भी अपना डीएनए और अपना ही राइबोसोम होते हैं। ठीक है जी, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स अपने होते हैं, इसलिए वो प्रोटीन भी अपना खुद सिंथेसाइज करते हैं। इसी तरह से राइबोसोम्स जो होते हैं उनके अंदर भी अपने सॉरी प्लास्टिड्स जो होते हैं उनके अंदर भी अपने राइबोसोम होते हैं, तो इसलिए वो भी अपना प्रोटीन जो है वो खुद सिंथेसाइज करते हैं। तो ये एक सिमिलैरिटी हो जाएगी, दो तरह से सिमिलर है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। किस तरह कौन कौन से एस्पेक्ट्स से सिमिलर है? एक एस्पेक्ट तो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक है, ये दोनों डबल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, इन दोनों में डबल मेम्ब्रेन होता है। और दूसरा क्या है कि इन दोनों का अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। अपना जेनेटिक मटेरियल का मतलब अपना डीएनए, अपने राइबोसोम्स, दोनों में, प्लास्टिड्स में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी। पर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो प्लांट सेल्स में भी होता है और एनिमल सेल्स में भी होता है, बट जो प्लास्टिड्स होते हैं वो सिर्फ कहाँ पे होते हैं? प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं। ठीक है जी, तो इन सब बातों का अपने साथ साथ में ध्यान रखना है, साथ साथ में। अब इसके बाद आगे हमें दिया हुआ है वैक्यूल्स। ठीक है जी, वैक्यूल्स क्या होते हैं? स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। ठीक है जी, वैक्यूल्स क्या होते हैं? जो स्टोर करके रखते हैं किसको? सॉलिड और लिक्विड कंटेंट को। जो वैक्यूल्स होते हैं वो एनिमल सेल्स में बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, या तो होते ही नहीं है, अगर होते हैं जो वैक्यूल्स होते भी एनिमल सेल्स में तो बहुत स्मॉल साइज होते हैं। और जो प्लांट सेल्स में होते हैं उनमें लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि सपोज कर लो ये सेल है और इसका जो वैक्यूल होगा वो इसका 50 to 90% जो एरिया है, वॉल्यूम है सेल का, वो ऑक्यूपाई करेगा, उसको उसका घेरेगा। ठीक है, इतने बड़े बड़े होते हैं वैक्यूल्स होते हैं इन प्लांट सेल्स। एनिमल सेल्स में यह होते ही नहीं है, अगर होते भी हैं तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल शेप। ठीक है जी, प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं, ये प्लांट सेल है, इसके अंदर जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल जो होता है वो सेल शेप से पूरा भरा होता है। सेल शेप क्या होता है? एक लिक्विड होता है। ठीक है जी, सेल शेप एक लिक्विड होता है जो कि इस वैक्यूल के अंदर भरा होता है। इस लिक्विड को क्या बोलते हैं? सेल सैप बोलते हैं। ठीक है जी, तो एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। और ये क्या करता है? सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। टर्जिडिटी मतलब होता है कि उसको फुला के रखता है। जैसे हम कई बार बहुत ज़्यादा इकट्ठा पानी पी लें, 5 से 6 ग्लास पानी के पी लें तो हमारा पेट फूल जाता है ना थोड़ा सा, उस तरह से ये सेल को फुला के रखता है। और रिजिडिटी होती है कि उसको स्ट्रॉन्ग बना के रखता है। तो मैंने सब्सटेंसेज ऑफ इंपॉर्टेंस इन द लाइफ। ठीक है जी, बहुत सारे सब्सटेंसेज होते हैं सेल के अंदर जो उनकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, पिगमेंट्स वगैरह। ठीक है, जो ये सारे होते हैं, जो ये सारे सब्सटेंसेज वगैरह होते हैं जो सेल प्लांट सेल की लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं, वो किस चीज़ में स्टोर होते हैं? वो वैक्यूल्स में स्टोर होकर रहते हैं। ठीक है जी, स्टोर हुए होते हैं वैक्यूल्स में। दीज इंक्लूड, इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ नीचे कौन कौन से होते हैं? अमीनो एसिड्स, शुगर्स एंड वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, एंड सम प्रोटीन्स वगैरह। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अमीबा वगैरह हो गए, अमीबा वगैरह जो फूड को कंज्यूम करते हैं, वो फूड जो होता है उनके फूड वैक्यूल में जाके इकट्ठा हो जाता है। ठीक है जी, इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा द फूड वैक्यूल कंटेन्स द फूड आइटम्स। उस फूड आइटम को फूड वैक्यूल कंटेन करता है, किस फूड आइटम को? जिसको अमीबा जो होता है वो कंज्यूम करता है। अमीबा जिस फूड आइटम को खा लेगा वो फूड आइटम जो होगी फूड वैक्यूल में जाके इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है जी, तो इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें वैक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसा, कौन सा रोल प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट? कि वेस्टेज वगैरह होती है या कोई एक्सेस वाटर जो होता है सेल के अंदर उसको एक्सपेल करते हैं, सेल से बाहर निकालते हैं वैक्यूल्स जो होते हैं। ठीक है जी, तो इसके बाद उन्होंने दिया हुआ है, इसके बाद उन्होंने नीचे दिया हुआ है आपको कि ईच सेल दस एक्वायर्स इट्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन। ठीक है जी, हर सेल जो होता है उसका जो अपना स्ट्रक्चर होता है, जो फंक्शन करने का तरीका होता है, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? सेल के मेम्ब्रेन्स के ऊपर और उसके ऑर्गेनेलिस के ऊपर, जो अलग अलग तरह का काम करती हैं। ऑर्गेनेलिस जो होती हैं वो अलग अलग तरह का काम, कोई स्पेसिफिक काम करती हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि सेल जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका फंक्शन क्या होगा, उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी। ठीक है जी, सेल दस हैज़ ए बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिक स्ट्रक्चर को बनाता है सेल। दिस हेल्प्स सेल टू परफॉर्म फंक्शंस। तो जो हेल्प, ये जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्ट्रक्चर जो बनता है, वो सेल को अलग अलग तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। कौन कौन से? जैसे रेस्पिरेशन होगी, न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करना, वेस्टेज को क्लियर करना और फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स को बनाना, ये सारे काम जो होते हैं वो सेल्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनेलिस। ठीक है जी, दस द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट इज ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है जी, इसलिए आपको बोल सकते हैं कि जो सेल है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है और ये लाइफ को चलाने के लिए, लाइफ को फंक्शनल यूनिट है, लाइफ को फंक्शन करने के लिए, काम करने के लिए ये बेसिक यूनिट होती है। इसके बाद दिया हुआ है सेल डिवीजन। ठीक है जी, सेल डिवीजन क्या होता है? न्यू सेल्स बनते हैं ऑर्गेनिजम्स में। क्यों बनते हैं? टू ग्रो, नए सेल्स बनते हैं ग्रो करने के लिए, रिप्लेस ओल्ड सेल्स जो होते हैं, डेड सेल्स जो होते हैं, इंजर्ड सेल्स होते हैं, उनको खत्म करके आगे नए सेल्स बनते हैं। किस लिए बनते हैं? एंड टू फॉर्म गेमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन करने के लिए जो चाहिए होते हैं, गेमेट्स वगैरह चाहिए होते हैं, उनको फॉर्म करने के लिए न्यू सेल्स जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स में बनते हैं। ठीक है जी, पुराने सेल्स खत्म करने के लिए, इंजर्ड सेल्स को खत्म करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए, और न्यू सेल्स जो होते हैं वो ग्रो करने के लिए न्यू सेल्स बनते हैं। ठीक है जी, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल
डिवीजन। जो प्रोसेस होता है जिससे न्यू सेल्स बनते हैं उससे उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस को सेल डिवीजन बोलते हैं। 2 टाइप्स के सेल डिवीजन होते हैं, मिटोसिस और मियोसिस, ठीक है जी। इनके बारे में पढ़ेंगे आगे। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ, ठीक है। जो सेल डिवीजन होती है जिसमें कि मोस्ट ऑफ द सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं किसके लिए, ग्रोथ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सेल डिवाइड करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मिटोसिस बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, ईच सेल कॉल्ड मदर सेल, हर सेल जो होता है उसको मदर सेल बोलते हैं, डिवाइड्स टू फॉर्म 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, ठीक है। वो डिवाइड होता है किसके डिवाइड होता है, आगे अपने 2 डॉटर सेल्स बनाने के लिए, अपने ही तरह के 2 आगे डॉटर सेल्स बनाने के लिए। जैसे ये दिखाया हुआ प्रोसेस उन्होंने मिटोसिस का, इसमें एक सेल है, ठीक है, एक सेल जो है वो आगे 2 सेल्स में डिवाइड हुआ है, तो इसको हम मदर सेल बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे डॉटर सेल्स, ठीक है जी। तो डॉटर सेल्स जो होते हैं उनके जो क्रोमोसोम्स होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जो देखो इनको, इसके अंदर 1 2 3 4 क्रोमोसोम्स है, तो डॉटर सेल्स के अंदर भी 4 क्रोमोसोम्स ही हैं, ठीक है। तो डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द मदर सेल, ठीक है। डॉटर सेल्स के अंदर भी उतने ही क्रोमोसोम्स होते हैं जितने कि मदर सेल के अंदर होते हैं। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है जी। तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर टिश्यूज वगैरह होते हैं, उनको रिपेयर करने के लिए और टिश्यूज वगैरह को ग्रो करने के लिए डॉटर सेल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं। तो स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, और जो एनिमल्स और प्लांट सेल्स में जो होते हैं टिश्यूज़ वगैरह होते हैं, वो डिवाइड करते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं वो, टू फॉर्म गेमेट्स, ठीक है। गेमेट्स बनाने के लिए वो डिवाइड होते हैं, विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग, जो कि फर्टिलाइज होने के बाद किसी आगे अगले जनरेशन को जन्म देते हैं। तो डिवाइड बाय डिफरेंट प्रोसेस, जो होते हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं या एनिमल्स और प्लांट्स के टिश्यू के सेल होते हैं, ठीक है, वो जो होते हैं वो किसी अलग तरह के प्रोसेस में, डिफरेंट प्रोसेस में वो डिवाइड करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं। देखिए मियोसिस का प्रोसेस दिखाया है उन्होंने, इसको बोलते हैं मियोसिस, ठीक है जी। तो मियोसिस का प्रोसेस उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि व्हेन सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस, जब कोई सेल होता है वो मियोसिस के प्रोसेस से डिवाइड होता है, इट प्रोड्यूसेस 4 न्यू सेल्स, ठीक है जी। तो वो 4 न्यू सेल्स को आगे डिवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है। देखिए इन्होंने यहाँ पे 2 सेल्स प्रोड्यूस किया, उन 2 सेल्स ने आगे फिर 2 सेल्स को प्रोड्यूस किया, तो बेसिकली 4 न्यू सेल्स को मियोसिस की हेल्प से सेल जो होता है वो प्रोड्यूस करता है। तो द न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो न्यू सेल्स होते हैं उनके सिर्फ हाफ नंबर होते हैं क्रोमोसोम्स में। जैसे इसमें 4 दिए हुए हैं, इसमें भी आपको देखो 4 से 2 आगे, और इसने जो आगे, इसने उन्होंने जो आगे 2 सेल्स दिए बनाए डॉटर सेल्स, तो उनके अंदर भी आगे 2 2 जो है क्रोमोसोम्स बन रहे हैं। तो जो न्यू सेल्स होते हैं उनमें हाफ नंबर होता है, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन द मदर सेल। ये मदर सेल है, मदर सेल से उनके आगे आगे जो बने हैं वो उनके डॉटर सेल्स जितने भी बने हैं उनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है जी। तो कैन यू थिंक एज टू व्हाई द क्रोमोसोम नंबर हैज टू रिड्यूस द हाफ ऑफ इन डॉटर सेल्स, ठीक है। कह रहे हैं कि आप मियोसिस के प्रोसेस में ऐसा क्यों होता है कि डॉटर सेल्स जो होते हैं उनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। ये अब हम इनके बारे में हम आगे अगली क्लासेस में हमें पढ़ाएंगे वो, ठीक है जी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।